जहाजवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे घरे बलम्ब्यलम्बिताम्बुजं कृतं कपालिका ढमढमढमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव भाग, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये जान हथेली पर रख कर कुछ कर दिखलाने आए हैं, कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आदरणीय श्री संजय जी, हमारी फौजों के रहे बहादुर जनरल एक्स गवर्नर दत्त साहब, प्रेम चोपड़ा जी, राजा मुराद जी और हमारे माता जी साध्वी जी और वो अवार्डी जिन्होंने अपनी मातृभूमि का नाम ऊंचा करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं। वंदे मातरम, जय जय महाराष्ट्र। अभी मेरे से पहले हमारे कवि बड़े भाई सेकुलरिज्म के ऊपर और मातृभूमि के ऊपर और तिरंगे झंडे के ऊपर चर्चा करके गए। उससे पहले कुछ इंसानियत के ऊपर बात हुई, धर्म और मजहब और जात के ऊपर बात हुई, और प्रेम चोपड़ा जी ने वो जो उनका एक शहीद आजम भगत सिंह जी का राजगुरु सुखदेव का जो हमने सीन देखा, आंखें भर आई, वो दिन पुराने याद आए। हम थोड़ी बात आतंकवाद के ऊपर और मातृभूमि के ऊपर और इंसानियत के ऊपर और तिरंगे झंडे के ऊपर और सेकुलरिज्म के ऊपर करेंगे। कई बार बड़े बड़े चैनलों के ऊपर बहस होती है, चाहे वो फांसी का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, जहां हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने वाले आतंकवादी, बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, किसी की धर्म के हों आतंकवादी, चाहे मेरे पे बम चलाने वाले वो पंजाब के आतंकवादी हों, उनके लिए बड़े बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर बड़े बड़े चैनलों में खुल करके सामने आ जाते हैं। उनका मतलब ना आतंकवाद होता है, ना मातृभूमि होती है, ना सेकुलरिज्म होता है। उनका मकसद एक ही होता है, वोट, सत्ता और कुर्सी। इस फांसी के मुद्दे के ऊपर भी किस तरीके से वोट को लेकर के, मजहब और धर्म का नारा दे करके हम वोट को हासिल कर ले। और बड़े बड़े चैनलों पे जब हम भी बैठते हैं, बहस होती है, मेरा धर्म फलाना है, मेरा धर्म फलाना है। मैं उसको एक ही सवाल पूछता हूं, क्योंकि धर्म से शुरुआत अभी हुई। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। भारत माँ में पैदा हुआ और हमेशा भगवान के पास चरणों में उठ करके ये प्रार्थना करता हूं, इस मातृभूमि के चरणों के सिर झुका कर पे, हे भगवान, जब कभी फिर बम्बों गोलियों से मौत आए, ये बम्बों से बचा हुआ शरीर का हिस्सा, इसके अंदर से एक ही आवाज निकले, एक सेकंड के लिए वक्त दे देना, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए मातृभूमि के चरणों में चले जाएं। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई, ये तिरंगा झंडा को एक मजहब से बना है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बना है ये तिरंगा झंडा। क्या जलियांवाला बाग के अंदर
जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, जब मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना था, विसाखी के दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने जनरल डायर की गोलियों को सीने पे खाई थी। वो लाल खून से ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा बुना गया था। फिर मजहब और धर्म की बात कहां से आ जाती है? बड़े दुख की बात है। बहनों के सुहाग उजड़ जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं, और जब जवान मौत का कफन बांध करके इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के सामने होता है, वर्दी पहनी होती है, मौत का कफन पहना होता है, आंखें नम होती हैं, अपनी पत्नी की तरफ, पिता की तरफ, जिस मां के कुख से जन्म लिया होता है, और बच्चों की तरफ देखता है। मैं जा रहा हूं आपके लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए। मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा ये उसको मालूम होता है, पर बच्चे, पत्नी, माता पिता को पता नहीं होता। वही होता है 10 दिन के बाद वही जवान अपने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता है, और वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने हुए तिरंगे झंडे में लथपथ खून से उसकी बॉडी उनके बच्चों के सामने आती है। उसका कोई मजहब और धर्म नहीं होता, उसका मजहब और धर्म होता है राष्ट्र, वंदे मातरम, और मातृभूमि की आजादी की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना। वो अब्दुल हमीद जिसने 35 की जंग के अंदर अपने शरीर के ऊपर बम बांध करके पाकिस्तान के 7 टैंकों को तबाह कर दिया था, ऐसे जाबाज हीरो हैं इस मातृभूमि के अंदर। हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग वोट पॉलिटिक्स के खातिर जात और कास्ट और मजहब में एक दूसरे को बांट देते हैं। यूपी में चुनाव, पंजाब में चुनाव, कहां कहां चुनाव। चुनाव नहीं, मजहब, कास्ट, धर्म, कोई सेकुलरिज्म नहीं, उसका चुनाव है, उसका वोट है। कांग्रेस समाजवादी से मिल गई तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा, बीजेपी को ऐसे हो गया तो हिंदू वोट मिल जाएगा। अरे मातृभूमि कहां है? मातृभूमि की रक्षा कौन करेगा? शहीद आजम भगत सिंह, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, तातियां टोपे, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनकी सोच पे कौन पहरा देगा? उन्होंने किस लिए कुर्बानियां दी थी? वो भी इस देश को आजाद कराने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर, मंत्री बन सकते थे। हमारी तरह बड़ी बड़ी कोठियों में, लाल बत्तियों में हूटर बजाती हुई गाड़ियों में वो भी जा सकते थे, पर नहीं। उन्होंने मातृभूमि के लिए आने वाली जनरेशन को, युवाओं को एक नई सोच देने के लिए फांसी के रस्से को पहल दी, उसको चूमा। वो थे देशभक्त, वो थे क्रांतिकारी, वो थे राजनीतिक लोग। जब वो राजनीतिक लोग अपने घरों से निकलते, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के हीरो, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, कहां कहां बोट, समुंदर, पहाड़, अफगानिस्तान, जर्मनी, वो सुभाष चंद्र बोस, कितनी बड़ी कुर्बानियां, शहादत। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? जब एक छोटा सा मुल्क इतने बड़े हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। जब हिटलर ने बोला, अरे इतना छोटा सा मुल्क, यहां को कहता मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, एक यूके जैसा कंट्री कब्जा कर ले। आजाद हिंद फौज का आकर के सबसे पहले गठन किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की फौज में
नारा दिया, आप हमें खून दो, हम आपको आजादी लेके देंगे। वो थे देशभक्त, वो थे क्रांतिकारी, वो थे राजनीतिक लोग। आज के पॉलिटिशियन, उम्र बहुत लंबी है, हमारी उम्र तो 500 साल है, हम पढ़े लिखे हैं, हम बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े एडवोकेट देखता हूं बड़े बड़े चैनलों पे बहस करते हुए। मेरा पेशा है, तेरा पेशा क्या है? बेगुनाहों के कातलों, बहनों के सुहाग उजाड़ने वालों, बम ब्लास्ट से खून बहराने वालों, किसी मां को नहीं पता मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली है, वापस आएगी या नहीं आएगी, खून के बह जाएगी, बम्बों से उड़ जाएगी, ताज होटल में बम्बों गोलियों से चली जाएगी। और उसके लिए वकील कहता है मेरा पेशा है। मैं कहा हां, तेरा पेशा है। बाहर से फंडिंग आती है, बेगुनाहों के कातलों को, मातृभूमि को तोड़ने वालों के लिए बचाना, पैसे के लिए मेरा पेशा है। बार बार मातृभूमि की रक्षा के लिए मरना और फिर जन्म लेना और मातृभूमि की रक्षा करना, यह एमएस बिट्टा का पेशा है। क्योंकि इनकी उम्र 500 साल है, 200 साल है। मैं आज किसी को बता रहा था, अपनी बेटी के घर में गया, उससे क्षमा मांगने। मैं आज शादी पे नहीं आया। सबसे पहले मैं एयरपोर्ट से उतरा, उनके क्षमा मांगी, तो परिवार के लोग बैठे हुए थे, कुछ सोशल लोग थे। मैंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के अंदर 2 स्टेट के अंदर मैं सिर झुकाता हूं, एक जय महाराष्ट्र, एक जय गरवी गुजरात। यहां कोई ताकत, यहां कोई शक्ति, परिवार सब एक इकट्ठे मिलते हैं। यहां की संस्कृति, जो काम करना है राष्ट्र के लिए, पब्लिक के लिए, इंसानियत के लिए, दिल से करते हैं और उनका सबसे पहला मकसद होता है राष्ट्र। मैं उनको बता रहा था, जब मैं मिनिस्टर था मेरे ऊपर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, 35 लोग मारे गए, मेरे शरीर की कई जगह पे बम्बों से चोटें आई, पैर उतर गया नीचे से, मैं हॉस्पिटल में था। मेरे माताजी ने एक सीडी गाना लगा दिया, कैसेट होती थी, गाना उस वक्त सीडी नहीं होती थी, और उसमें आ रहा था, हम आदमी एकदम के पल की खबर नहीं। आज है वहां जाके हम, पता नहीं ये साथ दूसरा आना या नहीं आना। और दूसरा था, पाप ना कर बंदया, इंसान को कहा पाप मत कर, एक दिन तूने मिट्टी में जाना है। मैं 15 दिन उस भजन को सुनता रहा, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उस वक्त अगर मंदिर गुरुद्वारे जाते थे तो ऐसे किया, निकल गए, धर्म की तरफ इतना ध्यान नहीं था। 15-20 दिन के बाद समझ आई, अरे ये तो जिंदगी का सच है, एक दिन तो जाना है। कब जाना है पता नहीं। मेरे सामने जवान एलएमजी लेके मेरी सुरक्षा के लिए गाड़ी में जा रहा है, बम चलता है। एलएमजी बंदूकों का सबसे बड़ा बाप होता है, उसकी एलएमजी के कितने टुकड़े होते हैं, गनमैन का सिर कहां, हाथ कहां, मेरे सामने उड़ता है। मुझे समझ आ गई कि जिंदगी का कोई पता नहीं। मेरे पास चीफ मिनिस्टर हाल पूछने आते थे और मैंने उनको कहा मेरे पास जो डिपार्टमेंट है वो वापस ले लो। ट्रांसपोर्ट था, होम था, सड़कें बनाने वाला पीडब्ल्यूडी था। कितने पीएम ने बोला तुम्हें और 2 डिपार्टमेंट देने, मैं कहा मैंने नहीं लेना। मैं अंदर की बात उनको बता नहीं पाया। प्राइम मिनिस्टर का फोन आया हाल पूछने के लिए, उनको कहा सर मेरे से डिपार्टमेंट ले लीजिए, मुझे विदाउट पोर्टफोलियो कर दीजिए। कहते और 2 देने, मैंने मना किया। खैर मुझे एक छोटा सा डिपार्टमेंट मिला जहां चाय भी खुद पीनी पड़ती थी, टूरिज्म एंड कारपोरेशन। मैंने क्यों राजनीति को छोड़ा? कोई आते थे लोग, एमएलए आते थे, मिनिस्टर आते थे,
इसको बदल करके 500 किलोमीटर दूर बदल दीजिए, इसको बदल करके 600 किलोमीटर दूर कीजिए। एक छोटा सा विचार आया, मैं कहा हर एक के मेरे माँ बाप है, किसी और के भी माँ बाप होंगे, वो हॉस्पिटल में कोई ना कोई इलाज कराता होगा, कोई अपने बच्चों को शिक्षा कराता होगा, पैसे तुमने ले लेने, तुम पाप क्यों करो? मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं उस दिन के बाद उस चीज को छोड़ दिया, उन प्रवचनों के बाद। सवाल सबसे बड़ा ये है, हमारे अंदर सबसे बड़ी ये समस्या है। मैं हो सकता उम्र में आपसे बहुत छोटा, कईयों से हो सकता हूं, पर मैं 3 चीजों को, इतने बम गोलियां मौत को करीब देखने के बाद 3 चीजों को याद रखता हूं। नंबर 1 मातृभूमि, नंबर 2 मतलब के बगैर मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद भगवान, नंबर 3 मौत तो एक दिन आनी है, वो कब आनी है पता ही नहीं। जिस दिन हम 3 चीजों को याद कर लेंगे, मैं आपको सच कह दूं, इस मॉडर्न युग में, इस हालात में, बिगड़े हुए माहौल में थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ता है, पर आप कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। जिस दिन ये 3 चीजों को याद रख लिया, मैं तो उसको याद रख लिया। 96 के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर बेन सिंह की बम्बों से शहादत हो गई। तमिलनाडु से पीएम का फोन आता है, सुबह आपने चीफ मिनिस्टर की शपथ लेनी है, आपके साथ एसबी चौहान और मनमोहन सिंह जाएंगे। मैंने कहा सर, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं ऐसे ही देश की सेवा करूंगा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज मैं किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को गलत नहीं कहूंगा, हम किस सोच और किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। आज पूना, आज नागपुर, आज बॉम्बे, आज औरंगाबाद, पूरे महाराष्ट्र में कहीं देख लो, कोई हार्ट के ऑपरेशन करवा रहा है, कोई आंखों के ऑपरेशन करा रहा है, कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, कोई लाइब्रेरी खोल रहा है, कोई युवाओं को नई सोच दे रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह काम किसका है? क्या राजनीतिक लोगों का नहीं? क्या राजनीतिक लोगों का काम सिर्फ वोट मांगना है, सिर्फ मंत्री बनना है? आज मैं बीजेपी का और कांग्रेस का, मैं बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का समर्थक नहीं हूं, मैं पुराना कांग्रेसी हूं। मैं लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल की सोच का कांग्रेसी हूं, आज की सोच का नहीं। पर हमारे कश्मीर के अंदर हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे को आग लगाई जाती है, भारत मां के खिलाफ नारे लगाए जाते, और हम राजनीतिक पार्टियों के लोग पार्लियामेंट में लड़ते। हमारे जवानों की एक तरफ खून से लथपथ मातृभूमि की रक्षा के लिए उनकी बॉडी आती है, और उनकी बॉडी अभी उनके बच्चों पत्नियों के पास जाती नहीं है, और हम अपने रुमाल निकाल के गले पहन करके बड़े बड़े चैनलों में बहस करते हैं। तेरे टाइम पे 26/11 की घटना हुई, तेरे टाइम पे पठानकोट की घटना हुई, तेरे टाइम पे दीनानगर की घटना हुई, तेरे टाइम पे पार्लियामेंट की घटना हुई। अरे शहीद होने वाला तो वो जवान था, कुर्बानी देने वाला मातृभूमि का जवान था, और हम मुफ्त के नेतागिरी करने के लिए बड़े बड़े चैनलों पे आ जाते हैं। क्या ऐसे मातृभूमि की रक्षा होगी? क्या मातृभूमि को हम लोगों ने धर्मशाला समझ रखा है? नरेंद्र मोदी जी का मैं समर्थक नहीं हूं, बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, पर उस हर व्यक्ति का मैं समर्थक हूं जो 18 जवान बेकसूर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। अगर 10 दिन के अंदर अंदर हमारे जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके 45 को ठोक के जिंदा शहीद की तरह वापस आते हैं, मैं उस नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का समर्थक हूं। हमारे जवान 70 जवान नक्सलाइट एक दिन में शहीद कर देते, बहनों के सुहाग उजाड़ देते, कोई बोलने वाला नहीं।
टेलीविजन के अंदर हम बहस करना जानते हैं। है कोई नेता हिंदुस्तान का जो कहता मैं अपने बच्चों को फौज में भेजूंगा, मैं अपने बच्चों को 26/11 की तरह, ओबले की तरह, करकरे की तरह आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए वर्दी पहनाऊंगा? नहीं, मैं मंत्री हूं, मेरी बहू मेयर होगी, मेरा बेटा एमएलए होगा, आगे बच्चा काउंसलर होगा। उम्र 500 साल है, पर फौजी का बेटा, पुलिस का बेटा शहीद हो जाता है, दूसरा तैयार होता है, वो शहीद हो जाता है, तीसरा तैयार हो जाता है। कैसे चलेगा ये भारत? मातृभूमि की रक्षा 70 जवान एक दिन में शहीद होते हैं और 12,000 करोड़ उन नक्सलाइटों का नोटबंदी में समाप्त हो जाता है। तिरंगे झंडे लहराए अब जाते हैं, पत्थर फेंकने बंद हो जाते हैं, कई दिनों से कश्मीर बंद खुल जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं। नोटबंदी पे एक, वोटबंदी पे एक, बंद पे एक। राष्ट्र के लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, शहीद परिवारों के लिए एक नहीं। कैसे चलेगा देश? हमें भी दुख आया जब नोटबंदी हुई, हमारे परिवार को भी दुख आया, खुले खर्च करते थे। हम बिगड़े हुए माहौल के लोग हैं। पिछले समय की राजनीति ने हमें इतना बिगाड़ दिया है, हम बिगड़ चुके। हम पुराने इतिहास की तरफ कब जाएंगे, बहुत वक्त लगेगा। हमने भी लेने लगी हुई देखी, अपनी माओ की, पिता की, बहनों की। हमारी आंखों में भी आंसू आए। क्या मातृभूमि की आंखों में आंसू आते हैं? जवानों पे पत्थर फेंके जाते हैं, जवानों पे गोलियां बरसाई जाती हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। इस मातृभूमि के अंदर, उस मातृभूमि की जवानों की पीड़ा हम किसको नहीं, हमें तो अपनी पीड़ा रह गई। राष्ट्र सबसे बड़ा है, मातृभूमि सबसे बड़ी है। हमने कि आज तो कल जाना है। हमने कुर्सी सत्ता को छोड़ा है। हमने जब पहली बार चुनाव लड़ा, हम जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पर आतंकवादियों ने जब कहा बिट्टा अगर चुनाव लड़ेगा, जब हजारों बहनों के सुहागों को रोज उजाड़ा जाता था, बच्चों को यतीम किया जाता था, मां को नहीं पता होता था मेरा पति, मेरी बेटी घर से निकली वापस आएगी या नहीं आएगी। हमने चैलेंज को कबूल किया। कहते बम्बों से उड़ा देंगे, जो वोट डालने जाएगा हाथ काट देंगे। वो मिनी खालिस्तान था अमृतसर। हमने मौत का कफन बांध के चुनाव लड़ा, लोकतंत्र लाए जीत करके, अमन शांति लाए जीत करके, और उसके बाद राजनीति को छोड़ दिया और कहा हमने अपना कर्तव्य पूरा करना था। पंजाब की खून से लथपथ लहू की धरती को हमने दूध से साफ करना था, वो कर दिया, सब छोड़ दिया। आज एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, फिर वो बनेंगे। हाँ भाई, भगवान जी ने आपको एफिडेविट दिया, आपकी उम्र बहुत लंबी है। बड़ा कई बार मैं हैरान होता हूं, बड़े बड़े पढ़े लिखों के लोगों के ऊपर मैं हैरान होता हूं, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के ऊपर हैरान होता हूं। एक शब्द याद रखो, मौत वो तो एक दिन आनी है। करीब से मौत को देखा है। एक शेखर अनसुमर में मेरी आज से 15 साल पहले की इंटरव्यू, मुझे उसने एक सवाल पूछा, आपके ऊपर इतने बम गोलियां चले, आपको मौत से डर नहीं लगता? मैं कहा मौत तो मेरी दोस्त है। जब मैं बम्बों गोलियों से मातृभूमि की आजादी की रक्षा करते हुए जाऊंगा तो मेरे बच्चे कहेंगे हमारा पिता इस मातृभूमि की आजादी की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। मेरे दोस्त कहेंगे हमारा दोस्त मातृभूमि की आजादी की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। मैं कहा मैं एक चीज से डरता हूं। कहना जब तू मौत से नहीं डरता तो फिर किस चीज से डरता? मैं कहा जब गिर रही राजनीतिक आतंकवाद से मेरी मौत आएगी, मेरी मौत और जानवर की मौत में फर्क नहीं रहेगा। अगर बम्बों गोलियों से मातृभूमि की रक्षा के लिए जाऊंगा तो मैं शहीद कहलाऊंगा। इसलिए मैं बम्बों गोलियों से मरना पसंद करता हूं, मैं राजनीतिक आतंकवाद से मरना पसंद नहीं करता हूं।
शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, योधे, 23 साल की उम्र में शहादत। ये नौजवान, इनकी उम्र कईयों की 23 साल होगी, 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के रस्से को चूम लिया, सब किताबें पढ़ डाली। उम्र छोटी, इतिहास लंबा होता जा रहा है भगत सिंह का, लंबा इतिहास। जब पार्लियामेंट में बम फेंका जाता है, किसी को मारने के लिए नहीं, हिंदुस्तान के युवाओं को जगाने के लिए, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए कि देश छोड़ के चले जाओ। युवाओं को कहा आंदोलन की तरह इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए खड़े हो जाओ। और उसके बाद जब कोर्ट में उस 23 साल के नौजवान भगत सिंह जी को ले जाया जाता है तो हंसते हैं राजगुरु सुखदेव। जो रोल प्रेम चोपड़ा जी ने किया, जज कहता है यहां हंसना मंजूर नहीं, ये अदालत है, ये कोर्ट है, ये कोर्ट का अपमान है। वो 23 साल का स्टूडेंट नौजवान जज के सामने हंसते हुए फिर कहता है, जज साहब, जब मातृभूमि को आजाद कराने के लिए फांसी को रस्से को चूमते हुए, हंसते हुए, वंदे मातरम कहते हुए, भारत मां की जय करते हुए जाएंगे, रस्सा खिंच जाएगा, क्या तब भी जज साहब हमारी हंसी को रोक लोगे? वो स्टूडेंट लीडर जब फांसी के फंदे की तरफ चूमने जाते हैं, उनको मां मिलने आती है। भगत सिंह जी आंखों में आंसू, कहते भगत सिंह तू रो पड़ा। मैं क्या कहूंगी, मेरा भगत सिंह मौत को देख के रो पड़ा, फांसी को देख के रो पड़ा। कहता मां नहीं, ये मौत के आंसू नहीं है, ये फांसी के आंसू नहीं है, तस्वीर नजर आती है। ये गोरे अंग्रेजों से तो भारत आजाद हो जाएगा और ये काले अंग्रेजों के हाथों में आ जाएगा। ये 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा, क्या आज वो सच नहीं है? क्या जात पात धर्म मजहब में हमें बढ़वाने की कोशिश नहीं हो रही क्या? ये हिंदुस्तान की तस्वीर। और जब उनके दोस्त उनको 23 साल की उम्र में स्टूडेंट उनके दोस्त मिलने आते जेल के अंदर 14 नंबर कोठरी में, कहते भगत सिंह तेरी शादी कब होगी? कहता अगर इस मातृभूमि, अगर भारत माता की गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है, मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, शहीद हो चुके मेरे दोस्त वो मेरे बाराती होंगे। वो था स्टूडेंट लीडर। किस लिए कुर्बानी दी थी उन्होंने? आपके लिए दी थी। किस लिए फांसी के रस्से को चूमा था? इस मातृभूमि के लिए। क्या हम उनकी आजादी की रक्षा कर पाए? हम उनकी आजादी की रक्षा नहीं कर पाए। हमने राजनीति को एक पेशा और धंधा बना लिया, पैसे का जरिया बना लिया, वंशवाद बना दिया। आता है लोगों को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा गुस्सा, हंसते ही नहीं। वो सोचता है कि कैसे चलेगा ये देश, देश को चलाना कैसे है। बहुत बड़ी कमियां हैं इस मुल्क के अंदर। इस देश की संस्कृति, इस देश का इतिहास बचाना है। डुप्लीकेट करेंसी हर जगह पे चल रही है। होगी मायावती जी के पास नोट की मशीन गिनने वाली, नोएडा के अंदर बहुत थी। हर किसी के पास तो नोट की मशीन नहीं है। कितने डुप्लीकेट नोट है, कहां से हथियार आएंगे, कहां से सीमाओं की रक्षा होगी, कहां से टैंक आएंगे। मैं नहीं कहता कि जंग जरूरी है। पाकिस्तान में कोई इनोसेंट व्यक्ति हो, हिंदुस्तान के अंदर हो, किसी का खून बहे, वो इंसानियत का खून है। पर आतंकवादियों को अगर मारना पड़े मातृभूमि की रक्षा के लिए, वो कोई गुनाह नहीं है। कहां से आएगा ये सामान? कहां से होगा इस देश का विकास? कहां से ये नौजवान बच्चे जो शिक्षा लेते हैं, कोई यूपी से आता है, बिहार से आता है, पंजाब से आता है, इनके लिए नौकरियां कहां से मिलेंगी? क्या डुप्लीकेट करेंसी से नौकरियां मिलेंगी? इस मातृभूमि को हमने किसी ना किसी रूप में सबने अपने कर्तव्य को पूरा करना है। शोर मच जाता है नोटबंदी। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया
जब लड़ने के लिए हथियार नहीं थे तो घर की बहुओं बहनों ने जितना गहना था उनके पास दे दिया, कहा ये मातृभूमि के लिए, इसको आजाद कराने के लिए हम भी बिल्कुल तैयार खड़े हैं। लाल बहादुर शास्त्री, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध था, जब अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा एक दिन कोई खाना नहीं खाएगा। आज तक लाल बहादुर शास्त्री की सोच के कई व्यक्ति हैं जो 2-2 दिन खाना नहीं खाते। वो राजनीतिक लोग, उस वक्त के लोग, आज 2 मिनट में हम लाल पीले हो जाते। याद रखिएगा, मातृभूमि, वंदे मातरम, सेकुलरिज्म इस हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले है, और उसके अलावा हम बाद में आते हैं, हम बाद में आते हैं। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान को जो रोज रोज हमारे जवानों को शहीद करता है, घात लगा के हमले करता है, ए पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का दामन नोच दिया। हम पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं हैं। हम कहते हैं हम इकट्ठे मिलके चले, हम एक थे। हमारे राजनीतिक लोगों ने वोट और सत्ता की खातिर हमें बांट दिया। आज भी हिंदुस्तान के अंदर क्या सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले गए? सारे मुसलमान जहां है, यूपी में है, कहां हिंदुस्तान में नहीं है? पर हम एक हैं, हमारे में फर्क नहीं है, पर कुछ शक्तियां ऐसी हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं, हमें अलग अलग करने की, वोट और मजहब और सत्ता की खातिर अलग अलग करने की कोशिश करती हैं। हमें एक रहना है, हमें 2 लोगों से लड़ना है, एक आतंकवादियों से लड़ना है, और देश की उन पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ भी आवाज उठानी है जो हमें अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। आखिर में आपसे वादा करके जाऊंगा, इस बची हुई बोनस की जिंदगी के अंदर, हे भारत मां तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।